आज हम आज हम ओशो के बचपन की बात करेंगे, स्वर्णिम बचपन ओशो का। तो स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत है ओशो के बचपन के रोमांचक क्षण। इन्हें ओशो ने अपने अमेरिका प्रवास के दौरान अपने निकट के 4 शिष्यों के सम्मुख स्वयं वर्णित किया है। इंग्लिश में प्रकाशित ग्लिम्प्सेस ऑफ अ गोल्डन चाइल्डहुड पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया है माँ आनंद उर्मिला ने। तो वैसे भी मतलब कुछ भी उसने लिखा नहीं है, सब बोला है और उन्हीं वाणियों को, उन्हीं बोलों को, उन्हीं प्रवचनों को मतलब कि बुक में तब्दील कर दिया गया है। और ये स्टार्ट करते हैं। मुझे फिर उस छोटे से गांव की याद आ गई है जहां मैं पैदा हुआ था। यह समझ नहीं आता कि अस्तित्व ने मेरे जन्म के लिए उस छोटे से गांव को क्यों चुना। वह वैसा ही है जैसा होना चाहिए। वह गांव बहुत सुंदर था। मैंने बहुत दूर दूर बहुत यात्राएं की हैं। कई स्थान देखे हैं। ऐसा सौंदर्य कहीं नहीं देखा। कोई भी चीज दोबारा नहीं मिलती। चीज आती जाती है लेकिन दोबारा वैसा नहीं होता। मैं अभी भी उस छोटे से शांत गांव को देख सकता हूँ। तालाब के पास थोड़ी सी झोपड़ियां और कुछ ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनके नीचे मैं खेलता था। गांव में कोई स्कूल नहीं था। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग 9 वर्ष तक मैं अशिक्षित था और इन 9 वर्षों का यह समय व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद तो यदि तुम कोशिश भी करो तो शिक्षित नहीं हो सकते। एक प्रकार से मैं अभी भी अशिक्षित हूँ। डिग्रियां तो मेरे पास बहुत हैं। कोई भी अशिक्षित व्यक्ति इनको पा सकता है। मेरे पास ऐसी वैसी नहीं, एमए की प्रथम श्रेणी की डिग्री है जो कोई भी बेवकूफ प्राप्त कर सकता है। इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि प्रतिवर्ष हजारों बेवकूफ इसे प्राप्त करते हैं। महत्वपूर्ण बात केवल यह है कि अपने प्रारंभिक वर्षों में मुझे कुछ शिक्षा नहीं मिली। उस गांव में कोई स्कूल नहीं था, सड़कें नहीं थी, कोई डाकघर नहीं था और ना कोई रेलवे स्टेशन था। यही तो सौभाग्य था। वह छोटा सा गांव अपने आप में छोटा सा संसार था। उस गांव से दूर होने पर मैं उसी दुनिया में रहा, अशिक्षित रहा। मैंने रस्किन की वह प्रथम प्रसिद्ध पुस्तक पढ़ी है, अनटू दिस लास्ट। जब मैं उस पुस्तक को पढ़ रहा था तो मैं उस गांव के बारे में सोच रहा था। अनटू दिस लास्ट। वह गांव अभी भी नहीं बदला। कोई सड़क नहीं है, कोई रेलगाड़ी नहीं है। आज 50 साल बाद भी वहां पर कोई डाकघर नहीं है, पुलिस थाना भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। सच तो यह है कि वहां कोई बीमार भी नहीं पड़ता। वहां का पर्यावरण शुद्ध है, उसमें कोई प्रदूषण ही नहीं है। मैं उस गांव के ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कभी रेलगाड़ी को नहीं देखा है और जो कल्पनाएं भी नहीं कर सकते कि वह कैसी होगी। उन्होंने ना कभी कभी बस को देखा, ना कार को। वे उस गांव से बाहर कभी गए ही नहीं, किंतु वे चुपचाप बड़े आनंद में जीते हैं। मेरा जन्म स्थान कुचवाड़ा एक ऐसा गांव था जहां पर कोई डाक खाना नहीं था, कोई रेल की पटरी नहीं थी। वहां पर छोटी छोटी पहाड़ियों जैसे टीले थे, सुंदर झीलें थीं और पूफस की कुछ झोपड़ियां थीं। ईंटों से बना पक्का मकान एक ही था जिसमें मैंने जन्म लिया था। वह एक छोटा सा मकान और उस गांव से अधिक तो वहां के लोग मुझे याद हैं। मैंने ना जाने कितने लोगों से मैं ना जाने कितने लोगों से मिल चुका हूँ, किंतु उस गांव जैसे सरल लोग और कहीं नहीं है क्योंकि वे आदिम आदिम लोग थे। उनको दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उस गांव में एक भी समाचार पत्र ने प्रवेश नहीं किया। वहां पर प्राइमरी स्कूल तक नहीं था। सचमुच सौभाग्य था। क्या कोई आधुनिक बच्चा ऐसा रह सकता है? उन वर्षों में मैं अशिक्षित ही रहा और वह बहुत सुंदर समय था। हाँ, मुझे यह जानना पड़ेगा कि मुझे पढ़ाने के लिए एक शिक्षक रखा गया था और शिक्षक स्वयं अशिक्षित था। वह मुझे क्या पढ़ाता? मुझे पढ़ाने के बहाने वह खुद पढ़ रहा था। शायद उसने यह कहावत सुन रखी थी कि अगर सीखना हो तो सीखो, अगर सिखाना हो तो सीखो। लेकिन वह बहुत अच्छा आदमी था। दूसरे चिड़चिड़ शिक्षक जैसा नहीं था। स्कूल मास्टर बनने के लिए चिड़चिड़ाहट होना बहुत जरूरी है। सारी दुनिया का यही तरीका है और मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं कभी कभी उसको मारता भी था। लेकिन वह बेचारा मुझे वापस नहीं मार सकता था। वह तो मक्खन की तरह नर्म था। वह केवल हंस देता था और कहता था, तुम तो बच्चे हो, तुम मुझे मार सकते हो।
मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारी समझ में आएगा। हाँ, अब मेरी समझ में आता है। वह बहुत अच्छा देहाती था और उसकी समझ बहुत अच्छी थी। कभी-कभी देहातियों की समझ सभ्य लोगों से कहीं अधिक होती है। अभी-अभी मुझे याद आया, एक सुंदर स्त्री समुद्र तल पर आती है। वहाँ पर किसी को न देखकर उसने कपड़े उतार दिए। जैसे ही वह समुद्र के भीतर प्रवेश करने लगी, एक बूढ़े आदमी ने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं इस गाँव का पुलिसमैन हूँ। इस तट से समुद्र में तैरने की मनाही है। उस स्त्री ने पूछा, तो तुमने मुझे कपड़े उतारने से क्यों नहीं रोका? बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा, कपड़े उतारना तो मना नहीं है, इसलिए मैं पेड़ के पीछे छिपा इंतजार कर रहा था। कितना प्यारा देहाती था। उस गांव में इसी प्रकार के लोग रहते थे, सीधे साधे सरल लोग। गांव के चारों ओर पहाड़ियां थीं और एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब का वर्णन ओशो के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। वह भी तालाब का वर्णन नहीं कर सकता। केवल कहता है, प्राचीन तालाब, मेढक उसमें कूदता है, छपाक। यह कैसा वर्णन है? मेढक और तालाब का को केवल उल्लेख किया गया है। तालाब और मेढक का कोई वर्णन नहीं है। और छपाक, तो गांव में एक बहुत पुराना तालाब था और उसके चारों ओर बहुत प्राचीन वृक्ष लगे हुए थे। शायद वे सैकड़ों वर्ष पुराने थे और चारों ओर बड़ी सुंदर चट्टानें थी। दिन रात छपाक की वह आवाज सुनाई देती थी। यह आवाज वहां की नीरवता को और भी अधिक बढ़ा देती थी और उसे अर्थपूर्ण बना देती थी। वासों की यही विशेषता है, बिना वर्णन किए वह बहुत कुछ वर्णन कर देता है। छपाक, यह भी कोई शब्द है? उस पुराने तालाब में मेढक के कूदने की आवाज का वर्णन कोई भी शब्द नहीं कर सकता, परंतु ओशो ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। किंतु मैं ओशो नहीं हूँ। उस गांव को ओशो की जरूरत थी। मैं बासु नहीं हूँ, उस गांव को बासु की जरूरत थी। शायद वह सुंदर चित्र और हाइकू बनाता। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि उस गांव के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। आप पूछेंगे, ऐसा क्यों? मैं वहां दोबारा गया ही नहीं। एक बार काफी है। मैं किसी भी जगह दोबारा नहीं जाता। मेरे लिए नंबर 2 है ही नहीं। मैंने बहुत से गांव और बहुत से शहर छोड़े हैं, किंतु फिर कभी वहां वापस नहीं गया। एक बार छोड़ा तो सदा के लिए छोड़ दिया। मेरा तो यही ढंग है। तो मैं उस गांव में वापस नहीं गया। गांव वालों ने कई बार संदेश भेजे कि एक बार तो आओ, किंतु मैंने संदेशवाहक के द्वारा यही उत्तर भेजा कि दोबारा मैं कहीं नहीं जाता। अब इस सेकंड पार्ट को पढ़ने से पहले मतलब कुछ आश्चर्य भी है। मतलब मैं बचपन के बारे में, उनकी पूरी बायोग्राफी के बारे में पहली बार पढ़ने वाली हूँ। तो उम्म, क्या आप अपने गांव, जहाँ से भी आप हैं, वहाँ गए हैं? क्या आपने कौन सी उम्र में, मतलब कौन सी उम्र थी वो आपकी जब आपने किताबें पढ़ना शुरू किया, जब आप पढ़ने लायक हो गए? जैसे ओशो ने कहा कि 9वीं तक 9 साल तक तो वो एक तरह से अशिक्षित ही थे। अगर कोई पढ़ने में आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप बता सकते हैं कि आप अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। जब ओशो के बारे में आपने सुना था तो आपको कैसा लगा था?